नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपका हरियाणा में जो टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है टीएसटी पीएचडी या पीआरटी वाला, जिसकी आगे जुलाई में होने की संभावना है। हो सकता है आपका एग्ज़ाम ये जुलाई में हो या इससे आगे भी ये जा सकता है। तो आपके एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की वीडियो में हम यहाँ पर लेकर आए हैं। चाहे आपका एग्ज़ाम जुलाई में हो या फिर आगे हो, तो हमने तैयारी अपनी वैसे ही जारी रखनी है। तो आपके एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आज की वीडियो में हम यहाँ पर लेकर आए हैं, तो जिसमें हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, उदाहरण के साथ जो हम इसको यहाँ पर करने वाले हैं, ताकि जो क्वेश्चन है वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, क्योंकि 30 नंबर के आज जो है यहाँ पर आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो 30 नंबर जो एग्ज़ाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, वर्तमान शिक्षा। वर्तमान शिक्षा व्यक्ति को जीवन से अलग करती है, क्योंकि यह जीवन का समग्र भाग नहीं है। व्यक्ति को दाना पानी देने में समर्थ है, नौकरी देने में समर्थ है, या फिर व्यक्ति की मूलभूत जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति नहीं करती है। तो वर्तमान शिक्षा व्यक्ति को जीवन से अलग करती है। तो इसका कारण कौन सा है? जो ऑप्शन 1 में है, क्योंकि एक जीवन का समग्र भाग नहीं माना गया है। अब इसका कारण क्या हो सकता है? यहाँ पर शिक्षा का उद्देश्य है व्यक्ति को समग्र रूप से विकसित करना, लेकिन जो वर्तमान शिक्षा है वो अक्सर केवल किताबी ज्ञान तक सीमित रह जाती है, और जिससे वह वास्तविक जीवन की जो चुनौतियाँ और अनुभव है उससे वो अलग हो जाता है। तो यह जीवन के सभी पहलुओं को शामिल नहीं करती है। नेक्स्ट आ जाता है, शिक्षण की आधुनिक संकल्पना के अनुसार एक अध्यापक को मुख्य भूमिका निभानी चाहिए। अब शिक्षण की जो आधुनिक संकल्पना है उसके अनुसार मुख्य जो यहाँ पर भूमिका एक दार्शनिक की, मित्र, कार्य सहभागी या फिर अन्वेषक की। तो एक अध्यापक को कौन सी भूमिका निभाई जानी चाहिए? तो इसके अनुसार देखें तो ऑप्शन 3 वाला हो जाएगा, मतलब एक कार्य सहभागी की। क्योंकि जो आधुनिक जो शिक्षा प्रणाली है इसमें अध्यापक को केवल जानकारी देने वाला अन्वेषण ही नहीं, बल्कि छात्रों के साथ मिलकर सीखने की प्रक्रिया में सहयोगी और सुविधा प्रदाता, कार्य सहभागी के रूप में भी देखा जाता है, और वह छात्रों को स्वयं सीखने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो इसलिए जो है यहाँ पर कार्य सहभागी के रूप में अध्यापक को होना चाहिए, मतलब समझाने के साथ साथ उनका साथ भी दे। नेक्स्ट आ जाता है, एक विषय पर सर्वाधिक एवं आधुनिकीकृत सूचना किस स्रोत से हम प्राप्त कर सकते हैं? एक विषय पर सर्वाधिक आधुनिकीकृत सूचना विश्वकोश, इंटरनेट, नवीनतम अकादमिक पत्रिका या अंतर्राष्ट्रीय सीमेंट से। तो इंटरनेट से प्राप्त कर सकते हैं। इंटरनेट जानकारी का सबसे विशाल और लगातार अपडेट होने वाला स्रोत है, क्योंकि अप टू डेट रहते हैं, मतलब जो समय अभी हो रहा है तो वही साथ के साथ ही आपको पता लगता रहता है। क्योंकि और जो अखबार पत्रिकाएं हैं इनमें तो कई दिन पुरानी जो न्यूज आती है, लेकिन इंटरनेट पर जो है इसके माध्यम से आप अभी की ही करंट वाली जो न्यूज है वो देख सकते हैं। तो ये जो है विश्वकोशों, पत्रिकाओं और जो सम्मेलन है इनकी जानकारी को समाहित करता है और उसे तुरंत उपलब्ध कराता है, जिससे वह किसी भी विषय पर सर्वाधिक अद्यतन और व्यापक जानकारी प्रदान करता है। नेक्स्ट आ जाता है, आपकी कक्षा के कुछ छात्रों का ध्यान पढ़ने से हट गया है, तो इसलिए आप उनका ध्यान पुनः केंद्रित करने के लिए कौन सा उपाय करेंगे? छोटी सी शारीरिक क्रिया करवाना, थोड़ी देर के लिए कक्षा का निलंबित करना, बच्चों को ध्यान लगाने के लिए कहना या कक्षा को खेलने के लिए भेजना। तो आपकी कक्षा के कुछ छात्रों का ध्यान अगर पढ़ने से हट रहा है तो आप क्या कर सकते हैं इसके लिए? तो या इसके लिए अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन 1 वाला हो जाएगा। तो कोई भी शारीरिक क्रिया इसके लिए करवाई जानी चाहिए। तो जब मतलब छात्र पढ़ रहे हैं लेकिन वो जहाँ पढ़ने में रुचि नहीं ले रहे हैं, तो थोड़ी बहुत जहाँ यहाँ पर उनके लिए कह सकते हैं शारीरिक गतिविधि जाप करा दें, ताकि जो शारीरिक थकान है उनकी दूर हो जाए। तो जब छात्रों का ध्यान भटक जाता है और एक छोटी और हल्की शारीरिक गतिविधि जैसे स्ट्रेचिंग या कुछ सेकंड का ब्रेक उन्हें तरोताज़ा कर सकता है और उनका ध्यान वापस पढ़ाई पर लाने में मदद करता है। तो बिना कक्षा में ज़्यादा व्यवधान डालें। और ये बात आपकी जो पढ़ाई है, आपका पढ़ने का जो तरीका है उस पर भी लागू होती है। तो यह जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जब पढ़ने बैठते हैं कुछ देर पढ़ते हुए उनको नींद आने लग जाती है, तो जमाई आने लग जाती है,
थक जाते हैं। तो इसके लिए आप क्या करें, कुछ टाइम के लिए थोड़ी देर टहलने के लिए निकल जाए, पानी पी ले जाकर थोड़ी देर टहल लें, तो जो आपकी नींद है वो चली जाएगी, जो थकान थी वो भी दूर हो जाएगी। तो यही सबसे अच्छा तरीका है अगर पढ़ते हुए आपको नींद आती है। और अपने पढ़ने का जो थोड़ा सा तरीका है वो भी आप बदल लें। बैठे हुए हैं तो थोड़ी देर खड़े हो जाए, या दूसरा तरीका और कुछ अपना लें, मतलब जिससे नया सा लगे कुछ। नेक्स्ट है, जब अध्यापक प्रथम बार कक्ष में प्रवेश करे तो उसे बात करनी चाहिए। विद्यालय भवन, विद्यालय के प्रधानाध्यापक, पाठ्य पुस्तक, अपने और छात्रों के बारे में। तो जब कक्षा में प्रवेश करता है कोई टीचर, तो किस चीज़ पर बात उसे करनी चाहिए? तो अपने और जो छात्र हैं उनके बारे में स्वयं का परिचय करना। तो पहली बार कक्षा में प्रवेश करने पर अध्यापक को सबसे पहले छात्रों के साथ एक संबंध स्थापित करना चाहिए, अपने बारे में थोड़ा बताना और छात्रों को अपने बारे में बताने का अवसर देना। तो एक सकारात्मक और आरामदायक सीखने का माहौल बनाने में ये मदद करता है। इसके बाद आ जाता है महात्मा गांधी द्वारा चलाई गई जो शिक्षा प्रणाली थी। बुनियादी शिक्षा प्रणाली थी, व्यावसायिक शिक्षा प्रणाली थी, बाल केंद्रित थी, या फिर हस्तकला शिक्षा प्रणाली थी। तो महात्मा गांधी द्वारा चलाई गई जो शिक्षा प्रणाली थी, कौन से वाली थी? तो यही थी जो ऑप्शन ए में दी गई है, बुनियादी शिक्षा प्रणाली। अब जो महात्मा गांधी जो थे, इन्होंने बुनियादी जो शिक्षा है या फिर नई तालीम, इसकी अवधारणा दी थी, और इसका उद्देश्य था बच्चों को आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें हस्तकला के माध्यम से सीखना सिखाना, जिसमें शिक्षा और कार्य अनुभव को एकीकृत किया गया था। नेक्स्ट आ जाता है, अध्यापक का कौन सा कार्य है? उपयुक्त अधिगम वातावरण बनाने में मदद नहीं करेगा। नहीं में क्वेश्चन है यहाँ पर। आप तो इस समय जितने भी क्वेश्चन लगभग पूछे जाते हैं सारे नहीं वाले ही आते हैं एग्जाम में। तो कौन सा कार्य जो है यहाँ पर उपयुक्त अधिगम वातावरण बनाने में मदद नहीं कर सकता? सुरक्षा का भाव देना, स्वतंत्रता का भाव देना, बच्चों को अन्य बच्चों की आलोचना करने देना, या बच्चों को निर्भय बनाना। तो कौन सा इसमें एक मदद नहीं कर सकता? तो यही वाला, अन्य बच्चों की आलोचना करने देना। आलोचना करना मतलब कह देते हैं कि चुगली करने वाला, वही। तो एक सकारात्मक और सुरक्षित सीखने का माहौल बनाने के लिए बच्चे को एक दूसरे की आलोचना करना या नीचे दिखाने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। तो ये बच्चों के बीच असुरक्षा और डर पैदा करता है, जो सीखने के लिए हानिकारक है। और इसके विपरीत सुरक्षा, स्वतंत्रता और निर्भयता का भाव देना सीखने के अनुकूल वातावरण बनाता है। तो नहीं में था ये, किसी को मतलब आलोचना करना, चुगली करना, तो ये आप कभी भी नहीं कह सकते। नेक्स्ट आ जाता है हमारा, कौन सा छात्रों के पलायन का कारण नहीं होता? तो पलायन का भी मतलब जो स्कूल से भाग जाते हैं उनका कारण कौन सा नहीं है इसमें? अरुचिकर विद्यालय कार्यक्रम, अध्यापक का पक्षपातपूर्ण व्यवहार, बहुत अधिक गृह कार्य, या बहुत अधिक छुट्टियां। तो पलायन करने का कारण, छुट्टी तो बच्चे चाहती है कि जितने ज़्यादा हो उतनी बढ़िया है, तो ये इसमें नहीं आएगा, क्योंकि छात्र के विद्यालय से पलायन, ड्रॉप आउट के कई कारण हो सकते हैं। पढ़ने में उनकी रुचि न हो, अध्यापक उनके साथ सही से व्यवहार न करता हो, मतलब अनुचित व्यवहार, बहुत ज़्यादा जहाँ उनको होमवर्क दिया जाता हो। लेकिन बहुत अधिक छुट्टियाँ होना आमतौर पर बच्चों के पलायन का कारण नहीं हो सकता, क्योंकि बच्चे तो चाहते ही ज़्यादा से ज़्यादा छुट्टियाँ हों, तो बल्कि यह उन्हें कुछ राहत या आराम दे सकता है। तो इस कारण से जो इसको माना करें। अगला क्वेश्चन हमारा, जब अध्यापक एक छात्र को सफलता का एहसास कराता है तो वह उपयोग कर रहा होता है। जब एक अध्यापक छात्र को सफलता का एहसास कराता है तो ये तत्परता, अभ्यास, प्रभाव, मानसिकता के तत्परता का नियम, कौन सा नियम था ये? थॉर्नडाइक जैनों ने 3 मुख्य और 5 गौण नियम दिए थे। तो जब अध्यापक एक सफलता का एहसास कराता है तो कौन सा वाला नियम है? प्रभाव का नियम है, ऑप्शन 3 वाला। अब जो ये थॉर्नडाइक थे, इनके सीखने के नियमों में से एक है प्रभाव का नियम, जो कहता है कि यदि किसी कार्य का परिणाम संतोषजनक होता है तो उसे कार्य को दोहराने की संभावना बढ़ जाती है। और जब अध्यापक छात्र को सफलता का एहसास कराता है तो छात्र को सकारात्मक अनुभव होता है, जिससे वह सीखने के लिए और प्रेरित होता है। तो जैसे आप किसी भी जो उच्च व्यक्ति है उसके बारे में से बतला सकते हैं,
कि इसने कितनी पढ़ाई की है, मेहनत की है और ये इसने उच्च पद को प्राप्त किया है। तो मतलब इस प्रकार से पढ़ाई कर दे जिससे दूसरे बच्चे भी सोचे कि हमें भी वही जब अच्छे से पढ़ना है, उच्च पद को प्राप्त करना है। तो ये आ जाएगा आपका प्रभाव का नियम। नेक्स्ट आ जाता है हमारा प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षा का जो केंद्र है वो होना चाहिए। अब प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षा का केंद्र होना चाहिए तो कैसे होना चाहिए? अध्यापक, बालक, पाठ्यक्रम या कोई सा भी नहीं। तो शिक्षा के केंद्र में कौन होना चाहिए? तो पहले तो अध्यापक होता था, अब तो जो सब कुछ बदल चुका है, तो अब जो है बालक होते हैं। तो जो ऑप्शन 2 में यहाँ पर आए हैं। प्रकृतिवाद दर्शन शास्त्र में एक प्रमुख विचारधारा है जो मानती है कि शिक्षा का केंद्र बालक होना चाहिए और ये बालकों के स्वाभाविक विकास और उसकी रुचि तथा क्षमताओं के अनुसार शिक्षा देने पर जोर देती है, न कि केवल अध्यापक या फिर पाठ्यक्रम पर। तो प्रकृतिवादी के अनुसार शिक्षा का केंद्र जवाब होना चाहिए बालक, मतलब शिक्षार्थी। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपकी कक्षा के एक विद्यार्थी में झूठ बोलने की आदत है, तो आप उसके साथ कैसे व्यवहार करेंगे? झूठ न बोलने के लिए कहेंगे, सजा देंगे, उपेक्षा करेंगे, उस विश्वास में लेंगे और परामर्श देंगे? कौन से वाली बात जो यहाँ पर सही हो सकती है? अगर आपकी कक्षा के विद्यार्थी झूठ बोलने की आदत है तो उसे विश्वास में लेंगे और साथ में उसे परामर्श भी देंगे, तो ये बात यहाँ पर सही है। अब झूठ बोलने की आदत क्या है? एक व्यवहारगत समस्या है और जिसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे डर हो सकता है, सुरक्षा हो सकती है, किस चीज़ की ओर ध्यान खींचना हो सकता है। तो केवल डांटने, सजा देने की समस्या जो हल नहीं होती, मारने पीटने से तो बच्चा की जो समस्या वो दूर नहीं हो सकती। तो पहले तो उसका कारण जानना चाहिए कि ये है किस कारण से, फिर ही दूर किया जा सकता है। तो एक प्रभावी तरीका है कि बच्चे को विश्वास में ले जाए, उसके साथ संवाद किया जाए, बातचीत की जाए, उसकी समस्या को समझा जाए और फिर वही उसे सही रास्ता दिखाने के लिए परामर्श दिया जाए। तो हो सकता है कि किसी डर के कारण झूठ बोल रहा हो। अगला क्वेश्चन आ जाता है प्रतिभावान बच्चों की शिक्षा के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रावधान है। अब जो प्रतिभावान बच्चे हैं इनकी शिक्षा के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रावधान कौन सा हो सकता है? योग्यता के आधार पर समूह बनाना, दोहरी कक्षाओन्नति देना, कार्यक्रम को समृद्ध बनाना या विशिष्ट विद्यालयों का प्रावधान करना। तो प्रतिभावान बच्चों की शिक्षा के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रावधान कौन सा हो सकता है? तो यही हो सकता है कार्यक्रम को समृद्ध बनाना प्रतिभावान बच्चों के लिए। अब जो प्रतिभावान बच्चे हैं उनके लिए सबसे प्रभावी तरीका है पाठ्यक्रम संवर्धन, जिसका अर्थ है उन्हें अधिक चुनौतीपूर्ण, गहन और विविध शैक्षिक अनुभव प्रदान करना जो कि उनकी विशेष क्षमता और रुचियों को पूरा करते हैं। तो योग्यता के आधार पर समूह बनाना या फिर दोहरी कक्षाओन्नति देना ये कुछ हद तक तो उपयोगी हो सकते हैं, लेकिन कार्यक्रम को समृद्ध बनाना या उनकी बौद्धिक जिज्ञासा को संतुष्ट करना और उनकी पूरी क्षमता को विकसित करने का सबसे व्यापक और गहरा तरीका है। तो विशिष्ट विद्यालय भी एक विकल्प हो सकते हैं, लेकिन सभी प्रतिभावान बच्चों के लिए ऐसा संभव नहीं हो सकता और कार्यक्रम संवर्धन को सामान्य विद्यालय में भी लागू किया जा सकता है। तो प्रतिभावान बच्चों के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रावधान होगा कार्यक्रम को समृद्ध बनाना। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 1986 थी, अब तो इसके स्थान पर 2020 वाली आ चुकी है। तो इसके अनुसार शिक्षा पर निवेश कुल राष्ट्रीय उत्पादन का कितने प्रतिशत होना चाहिए? 6, 10, 4 या 3%? तो कितने प्रतिशत? 6%। तो जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी 1986 वाली, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986, तो उन्होंने उस समय सिफारिश की थी कि शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद मतलब जीडीपी का 6% खर्च किया जाना चाहिए और ये एक दीर्घकालिक लक्ष्य था जिसे शिक्षा के क्षेत्र में पर्याप्त निवेश सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा स्कूल प्रशासन। स्कूल प्रशासन कमजोर बच्चों के लिए आयोजित अतिरिक्त कक्षाओं में से कुछ आपको आवंटित करता है। एक अध्यापक के रूप में आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? तो स्कूल प्रशासन कमजोर बच्चों के लिए आयोजित अतिरिक्त कक्षाओं में से कुछ आपको आवंटित करता है, तो प्रतिवाद करेंगे आप और कक्षा भी नहीं लेंगे, निर्णय के पुनः विचार का आग्रह करेंगे, विद्यार्थियों से कहेंगे कि स्वयं तैयारी करें और इसे अपने दायित्व के रूप में स्वीकार करेंगे। तो
अगर स्कूल प्रशासन कमजोर बच्चों के लिए आयोजित अतिरिक्त कक्षाओं में से कुछ आपको आवंटित करता है। तो यहाँ पर जो क्या करेंगे, आप अपने दायित्व के रूप में इसे स्वीकार करेंगे। तो एक जिम्मेदार और जो पेशेवर अध्यापक है इसके रूप में कमजोर बच्चों को अतिरिक्त सहायता प्रदान करना आपके शैक्षिक दायित्व का हिस्सा है, जो दिखाएगा कि आप छात्रों को की सीखने की आवश्यकताओं के प्रति प्रतिबद्ध है। और बल्कि और जो ऑप्शन है वो सही यहाँ पर नहीं है, क्योंकि गैर पेशेवर है। अगला क्वेश्चन हमारा अध्यापक की पद्धति के रूप में व्याख्यान प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन करें। तो अध्यापक की पद्धति के रूप में व्याख्यान प्रणाली के बारे में सूचना प्रदान करने की एक कुशल विधा है। विद्यार्थियों को आलोचनात्मक दृष्टि से सोचने के लिए प्रेरित करने हेतु यह एक प्रभावपूर्ण प्रणाली है। कौन सी वाली बात इसमें सही हो सकती है? तो अध्यापक की पद्धति के रूप में व्याख्यान प्रणाली के बारे में। अब इसमें अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो ऑप्शन 1 वाली बात ठीक है, केवल ए वाली सूचना प्रदान करने की एक कुशल विधा है व्याख्यान प्रणाली। अब जैसे कि यहाँ पर ऑप्शन ए में था सूचना प्रदान करने की एक कुशल विधा है, कथन तो ठीक है कि व्याख्यान प्रणाली बड़ी मात्रा में जानकारी को एक साथ कई छात्रों तक पहुंचाने का एक कुशल तरीका है, खासकर जब समय सीमित हो। ऑप्शन बी अगर हम देखें, विद्यार्थियों को आलोचनात्मक दृष्टि से सोचने के लिए प्रेरित करने हेतु यह एक महत्वपूर्ण प्रणाली है, कथन ये बात सही नहीं है। अब व्याख्यान प्रणाली जब आमतौर पर एक तरफ होती है, जहां अध्यापक जानकारी देता है और छात्र निष्क्रिय रूप से सुनते हैं। तो मतलब जैसे भाषण दे दिया और दूसरे वाले सुन रहे हैं, आप कुछ बोल नहीं सकते। तो ये छात्रों को सक्रिय रूप से आलोचनात्मक सोच, विश्लेषण या समस्या समाधान के लिए बहुत कम अवसर प्रदान करती है। आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने के लिए चर्चा, समूह कार्य और समस्या आधारित सीखने जैसी अधिक संवादात्मक विधियों की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण कार्य प्रारंभ करने से पूर्व एक शिक्षक को छात्रों को खड़ा करना चाहिए, छात्रों को मानसिक रूप से तैयार करना चाहिए, श्यामपट्ट को साफ करना चाहिए, छात्रों को चुप रहने के लिए कहना चाहिए। तो शिक्षण कार्य प्रारंभ करने से पूर्व एक शिक्षक को क्या इनमें से किया जाना चाहिए? तो मानसिक रूप से तैयार किया जाना चाहिए, यही है, क्योंकि खड़ा नहीं कर सकते। पेट श्यामपट्ट मतलब ब्लैक बोर्ड को साफ करने के लिए नहीं कह सकते, चुप रहने के लिए नहीं कह सकते। अब जो शिक्षण कार्य सुचारू करने से पहले शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य छात्रों को मानसिक रूप से पाठ के लिए तैयार करना। तो इसमें पाठ के उद्देश्य बताना, पूर्व ज्ञान को जोड़ना, विषय में रुचि पैदा करना शामिल हो सकता है। तो सीखने की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाता है। तो जैसे आपने कोई लेसन पढ़ाना है तो उसके बारे में बच्चों से आप कुछ पूछ लो कि कौन थे, कैसे थे, कहाँ थे, मतलब इस प्रकार के कुछ क्वेश्चन जा आप उनसे पूछ सकते हैं ताकि उनकी पाठ में रुचि बन जाए। नेक्स्ट आ जाता है, शिक्षण करते समय आपको लगे जो कुछ आपने पढ़ाया है वो ठीक नहीं है तो आप उस प्रकरण को अधूरा छोड़ देंगे, दूसरा प्रकरण शुरू कर देंगे। छात्र से कहेंगे गलती हुई और उसे ठीक कर देंगे, छात्रों का ध्यान उससे हटा देंगे या छात्रों को डांट पिलाएंगे। तो शिक्षण करते समय अगर कोई गलती हो भी जाती है तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? छात्रों से कहेंगे कि गलती हो गई और उसे ठीक कर देंगे। तो एक जिम्मेदार और जो ईमानदार शिक्षक है उसको अपनी गलती स्वीकार करनी चाहिए, और यदि शिक्षक को पता चलता है तो उसने कुछ गलत पढ़ा दिया तो उसे तुरंत छात्रों को सूचित करना चाहिए, गलती को सुधारना चाहिए और सही जानकारी प्रदान करनी चाहिए। यह छात्रों में ईमानदारी और सीखने के प्रति सकारात्मक जो दृष्टिकोण है उसको विकसित करता है। अगला क्वेश्चन है, सलीम संगीत में निष्णात है परंतु गणित में अच्छा नहीं कर पाता। मतलब सलीम संगीत तो अच्छा कर लेता है, उसमें तो रुचि है उसकी, लेकिन गणित में नहीं है। तो गणित के अध्यापक के रूप में आप सलीम को क्या कहेंगे? कहेंगे कि संगीत का कोई विषय नहीं, संगीत छोड़कर गणित पढ़ने के लिए कहेंगे, अभिभावकों को बुलाकर बात करेंगे, उससे कहेंगे कि गणित में भी अच्छा प्रदर्शन कर सकता है और गणितीय अवधारणाएं उसको बतलाएंगे। तो अगर वही बात है जैसे एक सब्जेक्ट में तो रुचि है दूसरे में नहीं है तो उसे ये तो कह सकते हैं कि तुम इस सब्जेक्ट को छोड़ दो। तो इसके लिए अच्छा है ऑप्शन 4 वाला, उससे कहेंगे कि वह गणित में भी अच्छा प्रदर्शन कर सकता है, बस थोड़े से समझने की जरूरत है। तो एक अध्यापक का कर्तव्य छात्र की क्षमताओं पर विश्वास करना और प्रोत्साहित करना।
तो इसलिए उनका संगीत में रुचि को पहचानते हुए भी गणित का अध्यापक होने के नाते आपको उस गणित में बेहतर करने के लिए प्रेरित करना चाहिए और उसे विश्वास दिलाना चाहिए कि वह गणित में भी अच्छा प्रदर्शन कर सकता है और उसकी कमजोरी वाली अवधारणाओं को समझाना सबसे अधिक प्रभावी है। तो अभिभावकों से बात करना भी एकदम सही हो सकता है, लेकिन पहला और सबसे सीधा कदम छात्र से स्वयं बात करना होता है। नेक्स्ट आ जाता है प्रतिभावान बालक की पहचान अवलोकन के द्वारा नहीं की जा सकती। अब अवलोकन वस्तुनिष्ठ तकनीक नहीं है, व्यक्तिनिष्ठ प्रविधि है, सिर्फ विशेषज्ञों के द्वारा किया जा सकता है या ये सभी। तो प्रतिभावान जो बच्चे हैं, इंटेलिजेंट बच्चे हैं, उनको आप अवलोकन के द्वारा नहीं जान सकते। तो इसका कारण है इन सभी में। अब जैसे अवलोकन कह देते हैं ऑब्जर्वेशन करना, जैसे अवलोकन वस्तुनिष्ठ तकनीक नहीं है, तो अवलोकन करने वाले व्यक्ति की अपनी अवधारणाएं पूर्वाग्रह इसमें शामिल हो सकते हैं, जिससे परिणाम वस्तुनिष्ठ नहीं रहते। अवलोकन व्यक्तिनिष्ठ प्रविधि है, अवलोकन करने वाले व्यक्ति के व्यक्तिगत निर्णय और व्याख्याएं इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, जिससे वह व्यक्तिनिष्ठ हो सकता है। अवलोकन सिर्फ विशेषज्ञों के द्वारा ही किया जा सकता है। हालांकि विशेषज्ञ अवलोकन में बेहतर होते हैं, फिर भी प्रतिभावान बालक की पहचान के लिए केवल अवलोकन पर्याप्त नहीं होता। प्रतिभा के कई पहलू होते हैं जो सीधे तौर पर अवलोकन से नहीं दिखती, जैसे उच्च IQ या रचनात्मक सोच, तो जिनके लिए मानकीकृत परीक्षण और विभिन्न परिदृश्य में प्रदर्शन का आकलन करना आवश्यक होता है। तो इसलिए प्रतिभा की पूरी तस्वीर केवल अवलोकन से नहीं मिल पाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, एक लंबे व्याख्यान को देते हुए एक अध्यापक को बीच में विराम लेना चाहिए, बीच में रुक जाना चाहिए, लगातार ही बोलते रहना चाहिए, बीच में कोई क्वेश्चन भी पूछ लेना चाहिए या अपनी भावभंगिमा बदलनी चाहिए। तो जैसे एक लेसन ही है, लेसन पढ़ा रहे हैं, तो लंबा लेसन है, तो भी क्या करना चाहिए, बीच बीच में इसमें से क्वेश्चन जवाब भी पूछते रहना चाहिए, ताकि लेसन के बारे में पता लगता रहे बच्चे पढ़ रहे हैं या फिर खिड़की इसमें से बाहर देख रहे हैं। तो एक लंबे व्याख्यान के दौरान छात्रों को ध्यान बनाए रखने और उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने की बीच बीच में जो क्वेश्चन है वो जरूर पूछे जाने चाहिए, प्रभावित का तो है ही है। तो इससे छात्रों को सोचने और विषय वस्तु के साथ जुड़ने का मौका मिलता है और अध्यापक को यह जानने में भी मदद मिलती है कि छात्र विषय को समझ पा रहे हैं या फिर नहीं। तो विराम लेना, भावभंगिमा बदलना ये भी सहायक हो सकता है, लेकिन प्रश्न पूछना सीधे तौर पर सहभागिता को बढ़ाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, आपकी कक्षा की एक लड़की की रुचि है स्पोर्ट में और वह स्पोर्ट्स में ही अपने कैरियर को बढ़ाना चाहती है, तो आप उसे क्या सलाह दे सकते हैं? लड़कों को खेल जगत में कोई भविष्य नहीं, उसे अपनी आकांक्षा की पूर्ति हेतु कठोर परिश्रम करना चाहिए, उसे सिर्फ पढ़ाई में ध्यान लगाने को कहें। लड़कियां खेलों में उत्कृष्ट नहीं कर सकती क्योंकि वे शारीरिक रूप से कमजोर होती हैं। कौन सी वाली बात ठीक है? आप क्या परामर्श देंगे अगर कोई किसी की स्पोर्ट में रुचि है तो उसे अपनी आकांक्षा की पूर्ति हेतु कठोर परिश्रम करने के लिए कहेंगे? तो यही कहेंगे हम। तो एक अध्यापक के रूप में आपका कर्तव्य है कि आप छात्र को उनके सपनों और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करें, और खासकर जब वे गैर पारंपरिक क्षेत्र में रुचि रखते हो। तो उससे कहना कि लड़कों का खेल में कोई विषय नहीं, शारीरिक रूप से कमज़ोर होती हैं, ये गलत बात है। तो ऐसे अपनी रुचि और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत का परामर्श देना चाहिए। सबसे सकारात्मक और उचित प्रतिक्रिया वही है। तो चाहे लड़की हो या लड़के, तो सलाह चाहे ठीक देनी चाहिए। इसके बाद है, बुद्धि के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? बात एक ठीक नहीं है इसमें कि बुद्धि सीखने की योग्यता है, बुद्धि समस्या हल करने की योग्यता है, बुद्धि परिश्रम करने की योग्यता है, बुद्धि विभिन्न परिस्थितियों के साथ अनुकूलन करने की योग्यता है। अब एक बात ठीक नहीं है इसमें, कौन सी वाली? बुद्धि परिश्रम करने की योग्यता, ये वाली बात। तो ये बात जो इसमें सही नहीं है, क्योंकि बुद्धि को आमतौर पर सीखने की क्षमता, मतलब समझना, ज्ञान प्राप्त करना, समस्याओं को हल करने की क्षमता, नई परिस्थितियों के साथ अनुकूल होने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो परिश्रम करना व्यक्तिगत विशेषता या फिर प्रयास है, न कि सीधे तौर पर बुद्धि की परिभाषा का एक हिस्सा है। तो एक व्यक्ति बुद्धिमान हो सकता है लेकिन आलसी हो, या कम बुद्धिमान हो लेकिन बहुत परिश्रमी हो, इसलिए परिश्रम करना बुद्धि की प्रत्यक्ष योग्यता नहीं है।
अगला क्वेश्चन आ जाता है सर्वाधिक प्रभावी मूल्यांकन पद्धति। वार्षिक परीक्षा प्रणाली है, सह पुस्तक परीक्षा प्रणाली, सेमेस्टर प्रणाली या वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र प्रणाली पद्धति है। तो सर्वाधिक प्रभावी मूल्यांकन पद्धति कौन सी है? अब इनमें कौन से वाली हो सकती है? तो अब वैसे तो देखें तो ये क्वेश्चन जो है सही नहीं है। तो यहाँ पर तो जो है इसमें सेमेस्टर प्रणाली ठीक है, जैसे कि अभी चल रही है, 2 भागों में एग्ज़ाम होते हैं, तो सेमेस्टर प्रणाली जो है वही ठीक रहेगी इसमें। तो अगला क्वेश्चन आ जाता है निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। तो यहाँ पर क्या इसमें मिलान करना है, जैसे स्लाइड प्रोजेक्टर, टीवी चार्ट, आवाज़ रिकॉर्डर। तो ये यहाँ पर ये इनमें से किसके उदाहरण हैं? तो इसमें अगर हम देखते हैं तो DCAB इसको जो इसमें सही माना गया है। अब DCAB देख सकते हैं, जैसे स्लाइड प्रोजेक्टर तो किसका उदाहरण है? प्रक्षेपण का। टीवी दृश्य श्रव्य दोनों के अंतर्गत आ जाता है। चार्ट एक सिर्फ दृश्य है, देख ही सकते हैं, बोल तो सकते नहीं है, तो इसका उदाहरण है। और आवाज़ रिकॉर्डर ये श्रव्य है, रेडियो कह सकते हैं आप एक तरीके से। तो जो स्लाइड प्रोजेक्टर है प्रक्षेपण साधन है, जिसका उपयोग छवि को स्क्रीन पर प्रोजेक्ट करने के लिए किया जाता है, प्रोजेक्टर मान लो। तो साथ ही एक दृश्य साधन भी है, लेकिन क्योंकि प्रक्षेपण साधन अधिक विशिष्ट है इसलिए बेहतर मिलान है। टीवी की बात करें तो दृश्य श्रव्य दोनों ही है, आप इसमें आवाज़ भी सुन सकते हैं, देख भी सकते हैं, तो दोनों ही बातें ठीक है। चार्ट जो है जैसे तो एक देख सिर्फ आप देख ही सकते हैं, फोटो वगैरह जैसे। आवाज़ रिकॉर्डर एक श्रव्य साधन है, जैसे इसमें आप आवाज़ सुन सकते हैं, जैसे कि रेडियो हो गई। तो इस प्रकार से हो जाएगा इसमें स्लाइड प्रोजेक्टर प्रक्षेपण, टीवी दृश्य श्रव्य, चार्ट दृश्य, आवाज़ रिकॉर्डर श्रव्य साधन। इसके बाद है पद व्यापक मूल्यांकन का तात्पर्य क्या है? अब पद व्यापक मूल्यांकन से यहाँ पर क्या तात्पर्य लिया गया है? अलग अलग समय किया जाने वाला मूल्यांकन, अध्यापकों के एक समूह द्वारा किए जाने वाला मूल्यांकन, लंबी अवधि के कई टेस्ट या विद्यार्थियों की समृद्धि के शैक्षणिक वैसे शैक्षणिक आयामों का मूल्यांकन। तो इसमें अगर हम देखते हैं तो कौन सी वाली बात ठीक है मूल्यांकन के बारे में? तो यही बात ठीक है, विद्यार्थी की समृद्धि के शैक्षणिक वैसे शैक्षणिक आयामों का मूल्यांकन। अब जो व्यापक मूल्यांकन है इसका मतलब है बच्चे के विकास के सभी पहलुओं का मूल्यांकन करना, और इसमें न केवल शैक्षणिक पहलू शामिल होते हैं बल्कि यह सह शैक्षणिक पहलू भी शामिल होते हैं, जैसे कि सामाजिक कौशल, भावनात्मक विकास, खेलकूद, कला, मूल्य आदि का मूल्यांकन। तो ये सभी जो बच्चे के समग्र विकास का आकलन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है वस्तुओं को क्रम से जमाने की क्षमता बालक में विकसित होती है। तो ये जो कब से विकसित होगी? अब ये जो इंद्रजनित गामक अवस्था, पूर्व मूर्ति, औपचारिक शिखरात्मक अवस्था में है। तो जिन पियाजे जैनों ने विकास की 4 अवस्थाएं बतलाई थी, तो ये थी जन्म से 2 वाली इंद्रजनित गामक अवस्था। फिर दूसरे नंबर की थी पूर्व शिखरात्मक अवस्था 2 से 7 वाली। फिर मूर्त शिखरात्मक अवस्था थी 7 से 11 वाली। फिर इसके बाद इसे अमूर्त भी कह देते हैं और औपचारिक भी कह देते हैं। फिर 11 से आगे की थी। तो इस प्रकार से 4 अवस्थाएं बताई थी। तो क्रम से लगाने की जो यहाँ पर क्षमता जो है ये मूर्त शिखरात्मक अवस्था में आ जाती है, जो 7 से 11 वाली जो है वो यहाँ पर इसमें बतलाई है। अब जिन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांतों के अनुसार बच्चों में वस्तु को क्रम से जमाना मतलब सीरीज, इसकी क्षमता मूर्त शिखरात्मक अवस्था में आ जाती है। और इस अवस्था ये जो अवस्था है आमतौर पर 7 से 11 वर्ष की आयु के बच्चों में होती है। और इस अवस्था में बच्चे तार्किक रूप से सोचने लग जाते हैं, लेकिन उनका चिंतन मूर्त वस्तु और अनुभव तक ही सीमित रहता है। वे वस्तुओं को उनके आकार, भार या अन्य गुणों के आधार पर क्रमबद्ध कर सकते हैं, मतलब जो चीज़ उनके सामने हो उन्हें देखकर वह कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है अधिगम स्थानांतरण की योग्यता को बढ़ाने के लिए अध्यापक को नहीं करना चाहिए। तो अधिगम स्थानांतरण की योग्यता को बढ़ाने के लिए क्या काम नहीं करना चाहिए? सब क्रिया को प्रोत्साहित करना, रटने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करना,
सोच के द्वारा सीखने का विकास करना या सामान्यकरण पर बल देना। नहीं में पूछा गया नहीं करना चाहिए काम। कौन सा? रटने वाला हम कभी भी नहीं कह सकते। तो अधिगम स्थानांतरण का मतलब है एक स्थिति में सीखा गया ज्ञान कौशल दूसरी स्थिति में कितना उपयोगी होता है। अधिगम स्थानांतरण की योग्यता बढ़ाने के लिए रटने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। रटना केवल जानकारी को याद रखने में मदद करता है, लेकिन इसे नई या विभिन्न परिस्थितियों में लागू करने की क्षमता को विकसित नहीं करता है। तो इसके विपरीत स्वक्रिया सोच द्वारा सीखना या सामान्यकरण पर बल देना सीखने को अधिक लचीला और हस्तांतरित बनाता है। तो रटना आप कभी भी नहीं कह सकते किसी को भी, क्योंकि रटना तो 1-2 घंटे के लिए याद रखा जा सकता है, 1-2 दिन के लिए, तो उसके बाद तो उसे भूल जाएंगे। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा कि जब कोई बच्चा किसी शब्द का गलत उच्चारण करता है तो आप क्या करेंगे? कहेंगे कि ऐसा मत बोलो, शुद्ध उच्चारण बताएंगे, गलत उच्चारण के लिए डांटेंगे, ध्यान नहीं देंगे। तो अगर कोई गलत उच्चारण करता है तो आप क्या कर सकते हैं? शुद्ध उच्चारण को बताएंगे कि जब कोई बच्चा किसी शब्द का गलत उच्चारण करता है तो एक अध्यापक को सबसे प्रभावी तरीका है उसे सही उच्चारण बताना और साथ में अभ्यास भी करवाना। तो डांटना अनदेखा करना बच्चे के आत्मविश्वास को कम कर सकता है और सीखने की प्रक्रिया में बाधा डाल सकता है, क्योंकि अगर आप उसे अब यहाँ पर नहीं रोकोगे तो ऐसे ही उच्चारण वो गलत करता रहेगा और ऐसे याद हो जाएगा फिर उसको, और गलत इंप्रेशन भी आएगा कि टीचर को पता ही नहीं है कि मैं गलत भी बोल रहा हूँ। नेक्स्ट है प्रभावी एवं सफल नेतृत्व का आधार। प्रशंसा समूह संपूर्ण समूह का हित, समूह की सेवा या श्रम का हित है। तो कौन से वाली जो बात है यहाँ पर इसमें सही मानी गई है? अब सही कौन सी है? ये वाली संपूर्ण समूह का हित, यही बात ठीक है इसमें। अब एक प्रभावी और सफल नेतृत्व वह होगा जो व्यक्तिगत स्वार्थ या केवल प्रशंसा पर आधारित न होकर पूरे समूह के हित और कल्याण को प्राथमिकता देगा। नेता का कार्य समूह के लक्ष्यों को प्राप्त करना, उसके सदस्यों की भलाई सुनिश्चित करने के लिए काम करना होता है। नेक्स्ट आ जाता है छात्रों में अच्छे नागरिक के गुण कैसे समाहित किए जा सकते हैं? अच्छी नागरिकता पर भाषण देकर, राष्ट्रीय नायकों से परिचित कराकर, कुछ सामुदायिक सेवा कार्य आवंटित करके, भारतीय संविधान से परिचित कराकर। तो अच्छे नागरिक के गुण कैसे आप समाहित कर सकते हैं? तो कुछ सामुदायिक के जो सेवा कार्य है उन्हें देकर, तो ये काम देकर। एक अच्छे नागरिक के गुण केवल भाषण देना जानकारी देने से विकसित नहीं होंगे, बल्कि उसे वास्तविक जन के अनुभव के माध्यम से विकसित किया जाना चाहिए। छात्रों को सामूहिक सेवा कार्य में शामिल होने से वे जिम्मेदारी, सहयोग, सहानुभूति और सामाजिक उत्तरदायित्व जैसे गुणों को व्यवहारिक रूप से सीखते हैं, जो एक अच्छे नागरिक के लिए आवश्यक है। तो राष्ट्रीय नायकों से परिचित कराना और संविधान के बारे में बताना भी महत्वपूर्ण, लेकिन सक्रिय भागीदारी अधिक प्रभावी है। तो इस प्रकार से जो हमारे क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, नेक्स्ट वीडियो की इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।